हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जो कि काफी डार्क हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी एक नॉसफेराटू यानी डीमन से भी खतरनाक शैतान की है, जो एक लड़की के प्यार में हर हद पार करने को तैयार होता है। कौन है ये लड़की, कैसे ये नॉसफेराटू की नजर में आई? क्या नॉसफेराटू इसे अपना बना पाएगा? आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे घर से, जहाँ एलेन नाम की एक लड़की काफी उदास परेशान थी। एलेन बचपन से ही काफी अकेली रहती थी और अब यही अकेलापन इसकी उदासी की वजह भी बन गया था। ये किसी भी तरह अपनी बेरंग खाली जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहती थी, इसलिए ये रात को आसमान की तरफ देखकर विश मांगती है और अपने पास किसी को बुलाती है, अब वो चाहे स्पिरिट हो या गार्डियन एंजल। लेकिन तभी इसकी ये विश पूरी हो जाती है और एक डरावनी आवाज में कोई रिप्लाई देता है। एक अनजान शख्स एलेन के सामने आता है और इसे बताता है कि वो अंधेरे से निकलकर इंसानों में आया है और इसके आने की वजह सिर्फ और सिर्फ एलेन ही है, क्योंकि उसने ही उसे बुलाया है और अब से वो सिर्फ उसकी है। एलेन भी अपने आप को इसे सौंप देती है और एंटिटी के साथ एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहां एंटिटी और एलेन दोनों इंटीमेट होते हैं। और फिर कुछ ही मिनट में ये एंटिटी एक डरावने रूप में आकर एलेन पर हमला कर देता है, जिससे एलेन बुरी तरह से डर जाती है और जब इसकी आंख खुलती है तो ये अपने बेड पर लेटी होती है। इसके बाद कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है। ये साल था 1838 का, जहां अब एलेन की बेरंग जिंदगी में रंग भर गया था। उसकी शादी हो चुकी थी और इसके हस्बैंड का नाम था थॉमस, जो कि एलेन से बेइंतहा प्यार करता था और एलेन भी अपने हस्बैंड थॉमस के साथ जर्मनी में हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। थॉमस प्रोफेशन से एक रियल एस्टेट एजेंट था। थॉमस एलेन के लिए काफी परेशान रहता था, क्योंकि एलेन को हर रात डरावने सपने आते थे, जिससे एलेन काफी डिस्टर्ब रहती थी। थॉमस एलेन का इलाज कराने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। थॉमस जब अपनी जॉब पर जाता है तो इसका बॉस नॉक इसे विस्बॉर्ग नाम की जगह पर बने हुए सबसे बड़े और आलीशान मैंशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसे इन्हें बेचने का काम मिला था। और इसे खरीदने वाला शख्स था काउंट ऑरलॉक, जो कि इनका क्लाइंट था, जिससे ट्रांसिल्वेनिया में जाकर डील फिक्स करनी थी। इस डील के पूरे होते ही थॉमस को अच्छे खासे अमाउंट में पैसे भी मिलने वाले थे, इसलिए थॉमस ट्रांसिल्वेनिया जाने के लिए राजी हो जाता है। थॉमस जब घर आकर एलेन को इस बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है तो वो बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि एलेन अपने डरावने सपनों की वजह से अकेले रहने से डरती थी। बातों ही बातों में एलेन थॉमस को अपने कुछ साल पुराने सपने के बारे में भी रिवील करती है, जिसमें ये बताती है कि इसकी शादी मौत से हो रही थी, जिसके चलते बाकी लोग मारे गए। एलेन को लग रहा था कि अगर थॉमस उससे दूर हुआ तो जरूर कुछ बुरा होगा, लेकिन थॉमस डील से होने वाले प्रॉफिट का सोचकर एलेन को समझा बुझाकर ट्रिप के लिए निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले एलेन को अपने एक खास दोस्त, जो कि काफी रिच था, उसके घर छोड़ आता है। इसका नाम था फ्रेडरिक, जो एलेन को खुशी खुशी घर में रख लेता है। फ्रेडरिक की वाइफ का नाम था एना और इनकी 2 बेटियां भी थीं, जिनके साथ एलेन काफी घुल मिल जाती हैं। एलेन अपने एक लॉकेट में अपने कुछ बाल रखती हैं और इस लॉकेट को थॉमस को देकर सफर के लिए रवाना कर देती है। कुछ देर में थॉमस अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और रात गुजारने के लिए एक होटल में रुकने का फैसला करता है। थॉमस जब आसपास के लोगों से काउंट ऑरलॉक के बारे में पूछताछ करता है तो सभी लोग उसका नाम लेने से मना करते हैं और थॉमस के साथ काफी रूड बिहेव भी करते हैं। खैर, कुछ देर बाद थॉमस को गुजारने के लिए होटल में एक रूम मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी एक लेडी इसे काउंट ऑरलॉक के घर न जाने की सलाह देती है। थॉमस को समझ नहीं आता कि सब लोग काउंट ऑरलॉक से इतना डरते क्यों हैं। थॉमस इन बातों को इग्नोर कर सो जाता है, लेकिन रात में इसे बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और जब ये बाहर का नजारा देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ लोग एक नग्न महिला को घोड़े पर ले जा रहे थे। ये जिप्सीज कब्रिस्तान में जाते हैं और एक कब्र को खोदते हैं और इसमें मौजूद लाश को जैसे ही हर्ट करते हैं, इसमें से खून बहने लगता है और ये बुरी तरह तड़पने लगता है। थॉमस की जब सुबह आंख खुलती है तो ये सब इसे महज एक सपना लगता है, लेकिन कुछ ही देर में इसे यकीन हो जाता है, क्योंकि रात को जो भी हुआ वो रियलिटी थी। इसके बाद थॉमस काउंट ऑरलॉक से मिलने के लिए उसके घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ये देखता है कि पूरे टाउन में सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ नॉक को दिखाया जाता है, जो कि कैंडल्स के बीचों बीच बैठकर कोई तंत्र मंत्र का जाप कर रहा था और पूरा नेकेड था। दरअसल नॉक जो था वो काउंट ऑरलॉक का मुरीद बन गया था और इसे ही पूज रहा था। कुछ दूर चलने पर थॉमस के सामने एक घोड़ा गाड़ी आती है, जो कि काफी रहस्यमयी थी, लेकिन थॉमस ज्यादा सोच विचार न करते हुए इसमें बैठ जाता है और काउंट ऑरलॉक के घर पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। यहाँ व्यूअर्स को सिर्फ काउंट ऑरलॉक की शैडो टाइप दिखाई जाती है, लेकिन इसका लुक और इसकी आवाज काफी डरावनी फील होती है। काउंट ऑरलॉक जल्दी से डील साइन करता है,
लेकिन ये पेपर्स कोई और सी ही भाषा में होते हैं। इसके बाद काउंट ऑरलॉक थॉमस को डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन खाने के दौरान थॉमस की उंगली कट जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। खून को देख ऑरलॉक काफी अजीब बिहेव करता है, जिसे देख थॉमस डर से कांपने लगता है और जैसे तैसे आज रात इसी कासल में रुकता है। अगली सुबह जब थॉमस की आंख खुलती है तो उसे अपने चेस्ट पर 2 दांत के निशान बने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देख ऐसा लगता है कि रात में किसी ने इसका खून पिया है। लेकिन किसने यही बात सोचकर थॉमस भी थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी इसे यहाँ बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं, जिन्हें इसका रीजन बताया जाता है। इसके बाद काउंट ऑरलॉक डॉक्यूमेंट पेपर्स थॉमस के सामने लाता है और डील के लिए उसके सिग्नेचर मांगता है, पर थॉमस इन पेपर्स को पढ़ नहीं पाता क्योंकि ये बहुत अलग और डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखे हुए थे। इस पर ऑरलॉक कहता है कि ये मेरे पूर्वजों की भाषा है। काउंट ऑरलॉक की बात मानकर उस पर भरोसा करके थॉमस अपने सिग्नेचर दे देता है और इस तरह डील तय हो जाती है। इसी बीच काउंट ऑरलॉक की नजर थॉमस के लॉकेट पर पड़ती है, जो कि एलन ने इसे निशानी के तौर पर दिया था। काउंट ऑरलॉक इसे देखने के लिए मांगता है और थॉमस भी दे देता है, लेकिन इसे ये वापस नहीं मिलता। डील फिक्स होने के बाद ऑरलॉक थॉमस को कुछ गोल्ड कॉइन्स देता है। अब डील हो चुकी थी, इसलिए थॉमस यहाँ से घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन इतने में ही इसकी आंख खुलती है और थॉमस को समझ नहीं आता कि ये सपना था या हकीकत। थॉमस जब अपने चेस्ट पर देखता है तो फिर से उसे 2 दांत बने दिखाई देते हैं और अब तो ये घाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। थॉमस इस महल और काउंट ऑरलॉक से काफी डर चुका था, इसलिए ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और पूरे महल को चेक करता है। इसी बीच घूमते घूमते ये एक सीक्रेट चैम्बर में भी एंटर करता है, जहाँ इसे काउंट ऑरलॉक की बड़ी सी शाही चेयर और एक ताबूत दिखाई देता है। थॉमस हिम्मत करके जैसे ही इस कॉफिन को ओपन करता है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस ताबूत के अंदर काउंट ऑरलॉक की ही डेड बॉडी थी, जो काफी खराब हालत में थी। ये सब देख थॉमस को यकीन हो जाता है कि काउंट ऑरलॉक कोई इंसान नहीं बल्कि बुरी स्पिरिट है, इसलिए ये बिना देरी किए इस पर हमला कर देता है। पर इतने में ही काउंट ऑरलॉक जाग जाता है और थॉमस को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है और थॉमस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद काउंट ऑरलॉक एलन का लॉकेट अपने हाथ में लेता है और कुछ शब्द बोलता है। अमेजिंग बात तो ये होती है कि काउंट ऑरलॉक के बोले गए शब्द एलन को भी सुनाई देते हैं और वो इसके काबू में आने लगती है। इधर काउंट ऑरलॉक थॉमस के चेस्ट से ब्लड पीने लगता है, जिससे थॉमस की हालत बिगड़ने लगती है। कुछ देर बाद थॉमस की जब आंख खुलती है तो ये जैसे तैसे कैसल से बाहर निकल आता है और नदी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन को दिखाया जाता है, जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। नींद में चलना, डरावने सपनों का दिखना, इन सबसे एलन की मेंटली कंडीशन काफी खराब हो गई थी, इसलिए फ्रेडरिक विल्हाइम नाम के एक डॉक्टर को बुलाते हैं। विल्हाइम जब एलन को चेक करते हैं तो इन्हें भी यही लगता है कि एलन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन तभी एलन कुछ बड़बड़ाने लगती हैं और जब ज्यादा ही कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो विल्हाइम इसे दवा सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। इधर हम नॉक को देखते हैं, जिसे पागलों के सेल में बंद करके रखा जाता है क्योंकि इसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। कच्चा मांस खाने की भूख इसे दूसरों का शिकार करने पर मजबूर कर रही थी और इसका शिकार बनते थे चूहे, चिड़िया और इंसान। थॉमस को नदी के किनारे पड़ा हुआ देखकर एक नन इसे अपने साथ चर्च ले जाती है और यहीं इसका इलाज वगैरह किया जाता है। कुछ देर में थॉमस भी होश में आ जाता है और इसे नन से पता चलता है कि इस पर काउंट ऑरलॉक का साया है और इसकी सोल भी उसी के कब्जे में है। लेकिन चर्च में रहते हुए ये एकदम सेफ था, लेकिन नन इसे बताती हैं कि अगर वो गॉड के घर से बाहर निकला तो जरूर काउंट ऑरलॉक इसे ढूंढता हुआ इसके पास आ जाएगा। पर थॉमस यहाँ से निकलने का फैसला करता है क्योंकि इसे किसी भी हाल में एलन के पास पहुंचकर उसे काउंट ऑरलॉक से सेव करना था, जो किसी भी वक्त एलन तक पहुंचकर उसे अपना शिकार बना सकता था। इसलिए ये अपनी जान की परवाह न करते हुए चर्च से निकल जाता है। इधर काउंट ऑरलॉक भी जर्मनी के लिए रवाना हो जाता है और यहाँ खुलासा होता है कि जिन पेपर्स पर थॉमस ने साइन किए थे उनके मुताबिक अब एलन और थॉमस का रिश्ता खत्म हो गया था और एलन को पाने के लिए ही काउंट ऑरलॉक उसके टाउन आने लगता है और अपने साथ प्लेग फैलाने वाले चूहे और कई तरह की बीमारियां भी साथ लेकर चलता है। काउंट ऑरलॉक अपने कॉफिन में बैठकर ही शिप की मदद से विस्बॉर्ग जा रहा होता है और जिस शिप पर यह मौजूद होता है उसमें भारी तबाही देखने को मिलती है। कई चूहे इसकी कब्र से निकलकर शिप के लोगों को खत्म करने लगते हैं और ऑरलॉक भी पढ़ाई करते हुए अपने सफर के लिए आगे बढ़ता है और इसकी चैंटिंग्स एलन को भी सुनाई देती हैं। कुछ समय बाद ऑरलॉक वाइसबॉर्ग आ जाता है और चूहों को चारों तरफ तबाही मचाने के लिए फैला देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलन पर,
जिसे देखने के लिए अब वाइल्हाइम के हेड एल्बिन आते हैं। एलन ने इन्हें अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती हैं और फिर अचानक से कहीं खो जाती हैं। एल्बिन एलन की रिस्ट पर कट लगाते हैं, लेकिन इसे दर्द महसूस नहीं होता। ये देख एल्बिन को समझ आ जाता है कि एलन किसी मेंटल इलनेस का शिकार नहीं है, बल्कि इसकी सोल ईविल के कंट्रोल में है, जो कि इंसानी दुनिया में ना होकर एंटिटी की दुनिया में ही मौजूद है। लेकिन जब ये बात एल्बिन फ्रेडरिक और एना के साथ शेयर करते हैं तो उनका मानना होता है कि एलन थॉमस के दूर जाने की वजह से बीमार और परेशान है। सच्चाई तो ये थी कि एलन काउंट और लॉक जैसी खतरनाक एंटिटी के कब्जे में थी, जिसे एलन ने खुद ही अपने आप को सौंपा था। दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाया और इन दोनों के बीच एक अलग ही लव अफेयर हो गया। लेकिन थॉमस से शादी के बाद एलन ऑरलॉक से दूर होकर थॉमस के साथ रहने लगी, इसलिए अब ऑरलॉक एलन को लेने आ रहा था। इस बात का पता एलन को भी लग जाता है। थ्रू नाइटमेयर्स ऑरलॉक एलन को बताता है कि अगर वो अपनों को नहीं खोना चाहती तो उसे खुद को उसे सौंपना पड़ेगा। ऑरलॉक से मिलने के लिए नॉक भी अपने सेल से भाग जाता है और ऑरलॉक से मिलता है, जो नॉक को बताता है कि मैं एलन को उसकी मर्जी से पाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद ऑरलॉक पूरे शहर में चूहों से प्लेग फैला देता है और बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं। इधर थॉमस भी एलन से मिलता है, जिसकी हालत अब बहुत खराब थी। एल्बिन जब मरे हुए लोगों को एनालाइज करते हैं तो समझ जाते हैं कि ये सब प्लेग के साथ साथ अनीमिया की वजह से मारे गए हैं और इसमें ऑरलॉक का ही हाथ है। लेकिन फ्रेडरिक अब भी डीमंस पर यकीन नहीं करता। इधर थॉमस पर भी ऑरलॉक का साया था, इसलिए इसे भी डरावने सपने आने लगते हैं, जिनसे थॉमस बहुत ज्यादा डर जाता है और एलन को अपने आप से दूर कर देता है। इसके बाद एलन फ्रेडरिक की वाइफ एना के कमरे में जाकर उसके पास सो जाती है। लेकिन आधी रात को काउंट ऑरलॉक एलन से मिलने आता है और इसे अपने पास बुलाता है। एलन भी बेड से उठकर इसके पास चली जाती है और इससे कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं तुमसे नहीं बल्कि थॉमस से प्यार करती हूँ। ये सुन काउंट ऑरलॉक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और दोनों में बहस होने लगती है। काउंट ऑरलॉक इससे कहता है, तुमने ही मुझे बचपन में बुलाया था और वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी और अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना ही होगा। साथ ही काउंट ऑरलॉक इसे ये भी बताता है कि मैंने थॉमस और तुम्हारा डाइवोर्स करवा दिया है। थॉमस ने भी डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं और उसने तुम्हें अब मुझे सौंप दिया है और मैंने तुम्हारी कीमत भी उसे दे दी है। लेकिन एलन को काउंट ऑरलॉक की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ये जानती थी कि थॉमस कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन काउंट ऑरलॉक की बात भी सच थी, क्योंकि जिन पेपर्स पर थॉमस ने अनजाने में साइन किए थे वो यही डील थी, जिसमें थॉमस और एलन को अलग कर दिया गया था और इसके बदले काउंट ऑरलॉक ने उसे कुछ सोने के सिक्के भी दिए थे। काउंट ऑरलॉक एलन को साथ चलने के लिए कहता है और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो फिर ये इसके सभी करीबियों के साथ साथ थॉमस को भी मार देगा। इतने में ही एलन की आंख खुल जाती है और ये जब एना को देखती है तो उसे चूहे खा रहे होते हैं। जल्दी एना को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद एना मेंटली काफी डिस्टर्ब दिखाई देती है। एलन के आने के बाद घर में काफी सारी परेशानियां आ रही थीं। यही सब सोचकर फ्रेडरिक एलन और थॉमस को घर से चले जाने को कहता है। एलन फ्रेडरिक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये इसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इधर हम एल्बिन को देखते हैं, जो कि विल्हाइम के साथ उसी शिप पर पहुंचते हैं जिसमें ऑरलॉक यहाँ आया था। जरेनिया लाशों का ढेर लगा था और किसी भी लाश में एक बूंद भी ब्लड नहीं बचा था। एल्बिन जानते थे कि ऑरलॉक के बारे में सिर्फ और सिर्फ नॉक से ही पता चल सकता था और जब ये नॉक के केबिन में जाते हैं तो इन्हें काउंट ऑरलॉक से जुड़ी एक किताब मिल जाती है, जिससे एल्बिन को ऑरलॉक के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। जैसे काउंट ऑरलॉक एक नॉसफेराटू था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। एल्बिन ने कई डीमन से डील की थी, लेकिन नॉसफेराटू का ये केस पहली बार इनके सामने आया था, इसलिए ये इसे हैंडल करने के लिए फ्रेडरिक की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। लेकिन फ्रेडरिक को अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता। हालांकि एल्बिन फ्रेडरिक को ये भी बताता है कि काउंट ऑरलॉक तुम्हारी वाइफ एना के पास वापस जरूर आएगा, क्योंकि उसने तुम्हारी वाइफ का खून टेस्ट कर लिया है। पर फ्रेडरिक को ये सब महज एक कहानी लगती है। अब एल्बिन खुद ही काउंट ऑरलॉक को काबू करने के लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं और इससे रिलेटेड इन्हें एक बुक भी मिल जाती है, जिसमें नॉसफेराटू को कैसे खत्म किया जाए ये बताया गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलन पर, जो कि थॉमस के साथ अब अपने घर आ गई थी, लेकिन सुकून इसे यहाँ भी नहीं मिलता। काउंट ऑरलॉक हर रात इसके सपने में आकर इसे अपने पास आने के लिए इंसिस्ट करता है और साथ ही वॉर्न करते हुए कहता है कि अगर वो नहीं आई तो पूरा टाउन खत्म हो जाएगा। एल्बिन ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही होता है। काउंट ऑरलॉक एना के पास आकर उसका सारा खून चूस लेता है और इसकी दोनों बेटियों को भी मौत की नींद सुला देता है, जिससे फ्रेडरिक की हिम्मत टूट जाती है। वहीं एलन को जब ये पता चलता है तो वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है और आज थॉमस के सामने सारा सच कबूल कर लेती है। एलन बताती है कि नॉसफेराटू और मेरा रिश्ता काफी पुराना है, वो मुझे पाना चाहता है। मैंने ही अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए विश मांगी थी, जिसे काउंट ऑरलॉक ने पूरा किया और तब से वो मेरे साथ हैं और टाउन में तबाही की वजह भी मैं ही हूँ। जरेनिया इसी बीच एलन पोजेस्ड हो जाती हैं
और थॉमस एलन को कंट्रोल करने के लिए, अपना प्यार शो करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होता है और ये साबित करता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इधर हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो एना की डेड बॉडी देख बुरी तरह से रोने लगता है और इसकी स्पिरिट से बात करने का ट्राई करता है। फ्रेडरिक इस हद तक मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि ये एना की लाश के साथ ही इंटीमेट हो जाता है और प्लेग के चलते मौत को गले लगा लेता है। इसके बाद एल्बिन और थॉमस आकर इन लाशों को आग के हवाले कर देते हैं ताकि प्लेग न फैले। इसके बाद थॉमस एल्बिन काउंट ऑरलॉक को मारने का फैसला करते हैं और एल्बिन जाते वक्त एलन से कहता है कि तुम ही इस टाउन को बचा सकती हो, आज रात तुम्हें ही ऑरलॉक को काबू करके रखना होगा। एलन भी इसकी बात मान लेती है। अब थॉमस, एल्बिन और एक साथी ये तीनों मिलकर काउंट ऑरलॉक के नए कैसल में पहुंच जाते हैं और जब उसका ताबूत खोलते हैं तो उसमें नॉक होता है जिसे ये मार देते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर काउंट ऑरलॉक नॉक को यहाँ लेटाकर एलन के पास गया है। इधर एलन भी अच्छे से तैयार होकर समन करके काउंट ऑरलॉक को अपने पास बुलाती है और कुछ ही देर में नॉसफेराटू इसके पास आ जाता है जो कि एलन को हद से ज्यादा प्यार करता था। नॉसफेराटू के आते ही एलन इससे कहती है कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। एलन अपनी मर्जी से नॉसफेराटू को अपना लेती है और यही नॉसफेराटू भी चाहता था। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं और फिर नॉसफेराटू एलन के करीब आने लगता है और इसके साथ इंटीमेट होने लगता है और एलन भी इसके खिलाफ नहीं होती। इसके बाद नॉसफेराटू एलन के चेस्ट पर अपने दांत गड़ा देता है और इसका खून चूसना शुरू करता है और इस तरह दोनों ये रात एक साथ गुजारते हैं और कुछ देर बाद सूरज की किरणें टाउन में फैलने लगती हैं। जैसे ही ये किरणें खिड़की से होती हुई नॉसफेराटू पर पड़ती हैं, नॉसफेराटू बुरी तरह से जलने लगता है और यही एलन का प्लान था। दरअसल नॉसफेराटू को सूरज की किरणें ही जलाकर मार सकती थीं। यही वजह थी कि सूरज की रोशनी से छिपने के लिए नॉसफेराटू अपने कॉफिन में रहता था और रात में ही बाहर निकलता था। ये बात एल्बिन भी जान चुके थे, इसलिए इन्होंने एलन को आज रात नॉसफेराटू को काबू करने के लिए कहा। नॉसफेराटू एलन के प्यार में इतना डूब चुका था कि इसे सूरज निकलने का ध्यान ही नहीं रहा और सूरज की किरणों से जलकर मारा गया। नॉसफेराटू ने एलन का खून पी लिया था, इसलिए वो भी अधमरी हालत में हो जाती है और टाउन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है और इस तरह नॉसफेराटू के साथ साथ एलन की भी डेथ हो जाती है। थॉमस जब घर आकर देखता है तो एलन की लाश बेड पर पड़ी होती है, जिसे देख थॉमस को बहुत ज्यादा दुख होता है और ये बहुत रोता है और फिर पूरे टाउन से नॉसफेराटू के साथ साथ इसका आतंक भी खत्म हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल दिखाई देता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।